ओके, सो दिस इज आवर 19th क्वेश्चन, है ना? दिस इज आवर से 19th क्वेश्चन। तो देखो एक्चुअली दो तरह के कैलोरी मीटर होते हैं। ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन आपका मीनिंग समझ पा रहे हो गया कि ड्राइनेस फ्रैक्शन का मीनिंग क्या है, ठीक है? जैसे मैं बोलता हूँ कि ड्राइनेस फ्रैक्शन x इज इक्वल टू 0.6 है, इसका मीनिंग क्या है? यानी कि 60% वेपर है। जो भी टोटल मास है ना, उसका 60% मास क्या है? वेपर है, ठीक है? अब देखो जो ड्राई कंडीशंस में होते हैं, यानी कि अगर स्ट्रीम सैंपल इज नियरली ड्राई कंडीशंस, मतलब एक्स की वैल्यू एक की तरफ जब टेंड कर रही है, तब मोस्ट एक्यूरेटली थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का यूज करके हम लोग ड्राइनेस फ्रैक्शन का मेजरमेंट करते हैं। क्लियर है? यानी कि जब ड्राइनेस फ्रैक्शन, यानी कि जब सैंपल, स्टीम सैंपल जो आप ले रहे हैं, वो अगर ड्राई कंडीशन की तरफ है, तब उस समय ड्राइनेस फ्रैक्शन का मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है? थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर के द्वारा। क्या, किसके द्वारा? थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर। अच्छा, एक चीज और है, व्हाट इज दिस सेपरेटिंग कैलोरीमीटर? सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर, इसका कहाँ यूज किया जाता है? देखो, सेपरेटिंग कैलोरीमीटर, एक चीज और, इस पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर सेपरेटिंग कैलोरीमीटर है जिसका ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? x1 है, थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर का ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है? x2 है। तो ये एक साथ, मतलब इसमें कंबाइंड सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर बोथ आर यूटिलाइज्ड टुगेदर, then what will be the equivalent? What will be the equivalent dryness fraction? Then the equivalent dryness fraction will be x is equal to x1 times x2. X is equal to x1 times x2. x1 is the dryness fraction obtained from separating calorimeter and x2 is from the throttling calorimeter. क्लियर है? तो ये दो क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है? ड्राइनेस कंडीशन में अगर ड्राई कंडीशन की तरफ जाते हैं तब कौन सा कैलोरीमीटर यूज करते हैं? अगर सेपरेटिंग एंड थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर दोनों यूज कर रहे हैं जिनका ड्राइनेस फ्रैक्शन दिया हुआ है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला भी पूछ सकता है, और x1 और x2 दोनों की वैल्यूज देके, लाइक x1 बराबर 0.5, x2 बराबर 0.8, देन व्हाट इज द इक्विवेलेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन, और व्हाट इज द कंबाइंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, और व्हाट इज से द ड्राइनेस फ्रैक्शन एट द एग्जिट, है ना? कुछ भी पूछ सकता है। तो x बराबर हो जाएगा x1 एंड x2। व्हाट इज दिस x? x is the dryness fraction after throttling. Dryness fraction say at exit, at exit. Clear है? Now, okay, so here is the same question. उन्होंने बोला कि अगर x1 and x2, here is the x1 and here is the x2, ये क्या है? What are these? These are the dryness fraction. These are the dryness fraction. कहाँ से? एक सेपरेटिंग कैलोरीमीटर से और एक थ्रॉटलिंग कैलोरीमीटर से। तो सिंपली क्या हो जाएगा? एक्चुअल ड्राइनेस फ्रैक्शन ऑफ स्टीम क्या होगा? x बराबर क्या होगा? x1 और x2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। x बराबर क्या होगा? x1 और x2 का मल्टीप्लीकेशन होगा। अच्छा, स्पेसिफिक हीट सुपर हीटेड वेपर में कितना होता है? नियरली 2 किलो जूल पर केजी केल्विन। 2 किलो जूल पर केजी केल्विन। दिस इज आवर स्पेसिफिक हीट, इसका सुपर हीटेड वेपर, है ना? दिस इज सुपर हीटेड वेपर। अब ये किलो कैलोरी में पूछ रहा है, किलो कैलोरी में पूछ रहा है। तो किलो कैलोरी यानी कि 4.2 किलो जूल, ठीक है? दिस इज ओके। नाउ दिस इज 4.2, ठीक है? तो अब किस नंबर से 4.2 में मल्टीप्लाई करो, किस नंबर से 4.2 में मल्टीप्लाई करो तो इसकी वैल्यू 2 आ जाए, यही तो पूछ रहा है भाई। समझ पा रहे हो भाई? जैसे सपोज करो 0.5 किलो कैलोरी पर केजी, है ना? अच्छा, किलो कैलोरी मतलब 4.2, तो 0.5 इंटू 4.2, ये क्या हो जाएगा? किलो जूल पर केजी। ऑफ कोर्स केल्विन शुड बी देयर, है ना? स्पेसिफिक हीट के लिए केल्विन शुड बी देयर। फाइन, दिस वैल्यू कितनी? 5 है ना? 5 दूनी 10, लगभग 2-3 के करीब चला जाएगा, ठीक है? ये नियरली हाउ मच? ये नियरली कितना हो जाएगा? 2 to 3, ठीक है? तो और कोई वैल्यू आसपास नहीं है, तो यू शुड वी शुड कंसीडर व्हाट? वी शुड कंसीडर 0.5।
वी शुड कंसीडर 0.5। ठीक है ना, बहुत सिंपल सा था। बट इज मोलियर डायग्राम, कहोगे सर मोलियर डायग्राम कुछ नहीं है, पीएच कर्व है। पीएच कर्व हमारा क्या है, मोलियर डायग्राम है। पीएच कर्व हमारा क्या है, मोलियर डायग्राम। तो अनमोलियर डायग्राम, ओह सॉरी, प्रेशर एंथैल्पी, दिस इज एचएस, सॉरी दिस इज एंथैल्पी एंट्रोपी डायग्राम, एचएस डायग्राम, दिस इज मोलियर डायग्राम, है ना। तो फ्लो थ्रू टरबाइन इज रिप्रेजेंटेड बाई, अब देखो टरबाइन के थ्रू जो फ्लो होता है वो क्या होता है, आइसेंट्रोपिक। दिस इज हाउ मच, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस। अब जब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस है, समझ पा रहे हैं। अब एक सपोज करो आपके पास एक एक्सिस है, यू हैव एन एक्सिस, और ये कुछ इस तरह से, देखिए ओके, लेट मी सपोज करो आपके पास एक एक्सिस इस तरह से, ठीक है फाइन। अब एंथैल्पी इस तरफ है और एंट्रोपी इस तरफ है। अब आइसेंट्रोपिक प्रोसेस और वो भी एक्सपेंशन आपको दिखाना है, तो कहोगे सर इस तरफ, सर ओके, नो नो नो, हियर, ठीक है। ये हमारी वर्टिकल लाइन 1 से 2, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा भाई, S1 बराबर किसके हो जाएगा, S2, ठीक है। यानी कि जो टरबाइन में एक्सपेंशन होगा एक वर्टिकल लाइन से दिखाई देगा। कैसा लाइन से, वर्टिकल। तो हॉरिजॉन्टल होगा क्या, नहीं नहीं। स्ट्रेट इंक्लाइंड हो रहा है क्या, नहीं। वर्टिकल लाइन है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। कैसा वर्टिकल है, दिस इज वर्टिकल लाइन है और एक स्ट्रेट लाइन है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, बी का होगा। क्लियर समझ पा रहे। अच्छा, थ्रॉटलिंग पूछेगा तो क्या होगा, कहोगे सर थ्रॉटलिंग पूछेगा तो क्या होगा, दिस इज कहाँ, ये कहाँ हो रहा है, टरबाइन में, दिस इज वेयर टरबाइन। नाउ अगर ऐसे हो रहा है तो व्हाट इज दिस, डॉटेड लाइन क्या है, इरिवर्सिबल प्रोसेस, क्योंकि इरिवर्सिबल प्रोसेस, दिस इज व्हाट, दिस इज थ्रॉटलिंग। अगर यही पूछ लेता कि थ्रॉटलिंग प्रोसेस है, वो मोलियर डायग्राम पे कैसा लाइन दिखेगा, तो स्ट्रेट लाइन दिखेगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन। ये वाला किसके लिए होता, थ्रॉटलिंग के लिए। दिस इज फॉर, दिस ऑप्शन इज फॉर थ्रॉटलिंग। क्लियर है। एंड दिस इज ऑप्शन फॉर वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, दिस इज फॉर आइसेंट्रोपिक टरबाइन। क्लियर। अच्छा अच्छा, एक वेट वेपर है। वेट वेपर को कंप्लीटली स्पेसिफाई करने के लिए किसकी जरूरत है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये सिंपली एक बार आई थिंक 2009 में ईएससी में, इंजीनियरिंग सर्विस एग्जामिनेशन में ये क्वेश्चन आया हुआ था। उन्होंने पूछा कोई वेट वेपर है उसको कंप्लीटली स्पेसिफाई करना है तो क्या क्या जरूरत होगी। क्लियर है, क्या क्या जरूरत होगी। हमने एक, मैं ऑलरेडी डायग्राम बना के आपको दिया हुआ, यहाँ पर एक टीएस डायग्राम है, टेम्परेचर केल्विन में है और ये स्पेसिफिक एंट्रोपी है। ये आपको पता होगा कि ये सैचुरेटेड वेपर लाइन है, सैचुरेटेड लिक्विड लाइन ये वाला है और ये वाला लाइन सैचुरेटेड वेपर है। ये वाला पॉइंट हमारा क्या है, दिस इज आवर क्रिटिकल पॉइंट। और ये जो लाइन है ये कांस्टेंट ड्राइनेस फ्रैक्शन के है, मतलब x इज इक्वल टू 0, तो यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, यहाँ भी 0, हियर इट इज 0, से x इज इक्वल टू 0.4, 0.4, 0.4, तो 0.4। नाउ वेट जोन है, वेट जोन है, तो वेट जोन का मतलब ये हुआ मुन्ना, वेट जोन का मतलब ये हुआ यहां कहीं होंगे आप, है ना। वेट जोन का मतलब ये हो गया कि, सॉरी हियर इज द वेट जोन, ठीक है। थोड़ा लाइन अजीब तरह से बन रही है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ये वाला कौन सा है, सैचुरेटेड लिक्विड, सैचुरेटेड लिक्विड। अच्छा, ये वाला क्या है, सैचुरेटेड वेपर। अब एक चीज मैं एग्जांपल दे रहा हूं, सपोज करो फॉर एग्जांपल अगर ये प्रेशर कितना है 1 एटमॉस्फेयर, ध्यान रखना। तो 1 कहाँ है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर जगह पर कितना है प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। एवरीवेयर हाउ मच इज द प्रेशर 1 एटमॉस्फेरिक। समझ पा रहे। तो अगर मैं केवल प्रेशर बता दूं, पहला कंडीशन क्या मैं बता दूं, प्रेशर। तो आपसे भी पूछो कि भैया प्रेशर अगर मैं दे दूं तो कहोगे सर प्रेशर कितना 1 एटमॉस्फेयर। अगर मैंने प्रेशर आपको कितना दे दिया 1 एटमॉस्फेयर, तो कहोगे सर हमें क्या पता कि आप कहाँ हैं,
भाई वेट जोन का मतलब क्या है? वेट जोन का मतलब ये है, वेट जोन का मतलब ड्राइनेस फ्रैक्शन एक से कम और जीरो से ज्यादा, दिस इज द वेट जोन। इसका मतलब इस सैचुरेशन कर्व के अंदर है, यहाँ पे नहीं है, ध्यान रखना। ना तो आप यहाँ पर हो, ना तो आप यहाँ पर हो, आप इनके बीच में हो, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू एक से कम और जीरो से ज्यादा है। अच्छा, तो प्रेशर हो गया सर, आप वेट में नहीं कहीं भी होते तो प्रेशर से काम नहीं चल पाता, एक से काम नहीं चल पाता, समझ पा रहे हैं? ये एक से काम नहीं चल पाता। यहाँ देखो देखो, प्रेशर वन बार यहाँ भी है, वन बार यहाँ है, वन बार यहाँ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे क्या कि मैं हूं कहाँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे हूँ, कोई कंफ्यूजन, मतलब आपके पास पता ही नहीं चलेगा कि स्टेट कौन सा है। तो सर टेम्परेचर ले लो ना, प्रेशर से काम नहीं बन पाया तो सर टेम्परेचर ले लो, टेम्परेचर लेके देख लेते हैं। अच्छा, तो टेम्परेचर जैसे आप लोगे तो मुन्ना मुन्ना एक चीज क्लियर है, क्या क्या कि यहाँ का जो सैचुरेशन टेम्परेचर है ना, दिस सैचुरेशन टेम्परेचर इट इज कांस्टेंट से 100 डिग्री सेल्सियस। और जब ये 100 डिग्री सेल्सियस है तो 100 हर एक पॉइंट पे होगा ना, 100 हर एक पॉइंट पे होगा ना, क्यों? What is this process? This process is constant pressure and constant temperature process। दोनों चीजें यहाँ पर कांस्टेंट हैं, तो टेम्परेचर से भी काम नहीं चलेगा। क्यों? क्योंकि 100 डिग्री सेल्सियस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी, हर एक जगह पे 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। तो कहोगे सर ना तो प्रेशर से काम चलेगा ना तो टेम्परेचर से काम चलेगा। फिर कोई कहता कि सर दोनों दे दो तो काम चलेगा क्या? अरे यार, दोनों में से काम कैसे चलेगा? क्यों? क्योंकि दोनों अल्टीमेटली डिपेंडेंट हैं, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर, दे आर डिपेंडेंट टू ईच अदर। मतलब अगर प्रेशर आपने बताया तो टेम्परेचर फिक्स हो जाएगा। अरे भाई, 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर कितना है? 100 डिग्री सेल्सियस ना, तो आपने बताया 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, लेकिन टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस फिक्स हो गया। इसी नाते सैचुरेशन टेम्परेचर फिक्स होता है प्रेशर पर। तो प्रेशर और टेम्परेचर दो अलग चीजें यहाँ पर नहीं हो सकता, उसमें से केवल एक ही होगा। तो आपको ये पता चल गया कि सर ना तो प्रेशर अकेले होगा, ना तो टेम्परेचर होगा, ना तो प्रेशर और टेम्परेचर एक साथ भी हो सकते हैं, क्योंकि उनमें से एक ही डिपेंडेंट है। एक बताओगे तो दूसरा ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा, और हमें दो चाहिए। तो कहोगे सर देखो देखो, एक काम करते हैं, प्रेशर और टेम्परेचर में से आप मुझे कुछ भी दे दो, प्रेशर और टेम्परेचर में से कुछ भी दे दो, और उसके साथ एक ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दो। देखो देखो देखो, ड्राइनेस फ्रैक्शन, मैंने माना कि ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू 0.4 है, तो कहोगे सर ये वाला जो लाइन है ना, ये ड्राइनेस फ्रैक्शन कितने का है? 0.4 का। ये से दिस इज 0.4। ठीक, अब टेम्परेचर प्रेशर कुछ भी दे दोगे, तो प्रेशर दे दो और और ड्राइनेस फ्रैक्शन दे दो। भाई देखो, ये वाली लाइन इसको यहाँ पे कट किया कि नहीं? यहाँ पे कट किया है, कहोगे हाँ सर। इस वाली लाइन ने यहाँ पे कट किया है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन मुझे पता है, यहाँ से प्रेशर दे दो, तो कहोगे सर प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर आप दे दोगे मुझे, प्रेशर और ड्राइनेस फ्रैक्शन अगर आप दे दोगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो ऑप्शन देखो, क्या प्रेशर से काम चल जाएगा? कहोगे नहीं सर। क्या टेम्परेचर से काम चल जाएगा? क्या नहीं सर, बिल्कुल नहीं। प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, क्या ड्राइनेस फ्रैक्शन से कौन काम चल जाएगा? नहीं। क्यों नहीं चलेगा ड्राइनेस फ्रैक्शन से काम? क्योंकि ड्राइनेस फ्रैक्शन ना 0.4 यहाँ भी है, 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 तो आपको पता नहीं चलेगा कि इस वाले पूरे लाइन पे आप हैं कहाँ पे। तो इट्स रियली वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यू नीड टू हैव अ प्रेशर एंड वन ड्राइनेस फ्रैक्शन, वन टेम्परेचर वन ड्राइनेस फ्रैक्शन। प्रेशर टेम्परेचर एक साथ नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं हो सकता। प्रेशर अकेले नहीं हो सकता, टेम्परेचर अकेले बिल्कुल नहीं हो सकता। ठीक है, ओके। ना अनमोलियर डायग्राम, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, कांस्टेंट प्रेशर लाइन, तो क्या करता है? डाइवर्ज करता है। देखो देखो देखो, डाइवर्ज कर रहा होगा हियर, हियर, दिस इज आवर, यहाँ पे देख पा रहे हैं, इट इज डाइवर्जिंग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो गैप है हियर, दिस गैप है ना, इट इज इंक्रीजिंग। हियर हियर से यहाँ पे गैप क्या हो रहा है? इंक्रीजिंग, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ठीक है, इट कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। When increases, when you go from left to right, when you go from left to right, its divergence, its curve, it keeps on increasing, it keeps on increasing. समझ पा रहे? So when you are going from left to right, when you are going from left to right, डाइवर्जिंग हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। डाइवर्जेंस हमारा क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है। अनमोलियर डायग्राम, फ्री एक्सपेंशन, अ थ्रॉटलिंग प्रोसेस। क्या बोला था?
फ्री एक्सपेंशन हो या थ्रॉटलिंग प्रोसेस हो, एंथैल्पी कांस्टेंट रहेगी। एंथैल्पी अगर कांस्टेंट रहा तो कैसा लाइन होगा, कैसा लाइन होगा, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, देन विल बी horizontal horizontal straight line, it will be a horizontal straight line, ठीक है, it will be a horizontal straight line ना। अच्छा, बिटुमिनस पोल इज नॉन केक, ठीक है, बिटुमिनस पोल नॉन केक है, क्यों, इफ इट्स कार्बन कंटेंट इज, है ना, इफ इट्स से कार्बन कंटेंट हमारा कितना हो, बिटुमिनस पोल इज नॉन केकिंग, है ना, so its carbon percentage is how much, its value, okay, how should be the bituminous coal, I think here it should not be 95 to 100, ना ना, ठीक है, 1995 it is quite large, ठीक है, तो नियरली बिटुमिनस कोल इज नॉन केकिंग अगर कार्बन परसेंटेज कितना हो जाए 78 से 81% के अराउंड आ जाए, ठीक है। द ड्राइनेस, द ड्राई सुपर हीटेड स्टीम है, ठीक है, एक ओके ड्राई है, एक ड्राई है सुपर ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, सॉरी ड्राई सैचुरेटेड, यानी कि ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 1, ड्राई सैचुरेशन का मतलब क्या है, ड्राइनेस फ्रैक्शन 1, यानी कि मतलब 100% वेपर है और 0% कितना है, लिक्विड है, 0% क्या है, लिक्विड है, ठीक है। और लो प्रेशर कितना 5 से 10 केजी पर सेंटीमीटर, तो 5 to 10 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब समझो, सपोज मैं 5 ले लेता हूँ, सपोज मैं कितना ले लेता हूँ 5 ले लेता हूँ, ठीक है, केजी मतलब 10, सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर 10 से पावर 4, यानी कि ये न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हो गया, है ना, तो यहाँ से कितना बच गया 5 बार है, यानी कि 5 बार से कितना 1 बार, ठीक है, 5 बार से हमारा प्रेशर कितना हो जाएगा 1 एटमॉस्फेरिक, मतलब कितना हो गया 1 बार ना, तो 5 बार से 1 बार जा रहे हैं तो क्या होगा, 5 बार से 1 बार जा रहे हैं तो क्या होगा, मैं एक्चुअल में आपको डायग्राम ड्रॉ करके दिखा देता हूँ, हियर व्हाट इज 1 बार, दिस इज प्रेशर एंथैल्पी का, देखिए दिस इज 1 बार, ये पूरा लाइन क्या है 1 बार, वेयर इज 5 बार, 5 बार इज 4 5, ठीक है, से दिस इज द लाइन, तो ड्राइनेस फ्रैक्शन 1, दिस इज इनिशियल कंडीशन, समझ पा रहे हैं, ये प्रेशर लाइन कितने की है, ये प्रेशर लाइन 5 की है, ठीक है, और ड्राइनेस फ्रैक्शन कितना है 1, यानी कि क्या है सैचुरेटेड वेपर है। अब इसका एक्सपेंशन किया जा रहा है किस कंडीशन पे, एक्सपेंशन किया जा रहा है 2 वाले पे, और वो भी थ्रॉटलिंग के कारण, थ्रॉटलिंग के कारण होने पर हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगी और 1 लाइन पे आएगा, 1 बार पे आएगा, तो देख लो, समझ पा रहे, यस, यहाँ पे क्या है, व्हाट इज दिस कंडीशन, दिस इज ड्राई सैचुरेटेड स्टीम, और ये वाला कंडीशन क्या है, दिस इज सुपर हीटेड स्टीम, दिस इज सुपर हीटेड स्टीम, क्लियर है, समझ पा रहे हो ना, हॉरिजॉन्टल लाइन जाएगा, थ्रॉटलिंग की बात है, यस, ये प्रोसेस कैसा है थ्रॉटलिंग, दिस इज आवर थ्रॉटलिंग, क्लियर है, फाइन, सो what should be the answers, the correct answer should be superheated, the correct answer should be superheated, clear है ना। अगर सिमिलर क्वेश्चन है कि वाटर एट अ प्रेशर ऑफ 4 kg per centimeter square, वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक वी हैव अ सिमिलर क्वेश्चन हियर, हाँ एक क्वेश्चन और सिमिलर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक ड्राई सैचुरेटेड स्टीम है जिसका प्रेशर बहुत ज्यादा है 150 to 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, अच्छा अगर मैं 200 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर मान रहा हूँ तो ये मतलब ये कितना हो गया, कहोगे सर 10, ये कितना दे देगा ऊपर जाके 10 पावर 4 देगा, तो ये कितना हो जाएगा, यानी कि पूरा कितना देगा, कहोगे सर 10 पावर 5 देगा, 10 पावर 5 का मतलब बार देगा, यानी कि ये प्रेशर कितना होगा 200 बार, 200 बार। अब इसको थ्रॉटल कर रहे हैं, थ्रॉटलिंग कर रहे हैं कहाँ तक 1 एटमॉस्फेयर तक, यानी 200 बार से 1 बार प्रेशर लेके आ रहा है, 200 बार से 1 बार प्रेशर लेके आ रहा है, ठीक है। अब मैं एक्सपेंशन, अब मैं यहाँ पे हटा देता हूँ, लेट मी ड्रॉ, यहाँ पे भी लाइन है, नहीं यहाँ पे चार्ट नहीं है, सो लेट मी ड्रा हियर इटसेल्फ, ठीक है, मेरे ख्याल से ये आप लोग पहले से ड्रा कर लेंगे, क्लियर है, मैं इसको इरेज,
नो, लेट मी ड्रा 200 बार। तो 200 बार का लाइन ये समझ पा रहे हैं, ये आ रहा है, दिस इज नियरली 200 बार से हियर, से हियर 200 बार से कितना जा रहा है, 1 बार, तो हियर दिस इज हियर, है ना, दिस इज 1 बार, दिस इज 1 बार, दिस इज 1 बार, एवरीवेयर दिस इज 1 बार। अब यहां से हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ, यहां से क्या करो, हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ। अब जैसे यहां से मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करूंगा, ठीक है, यहाँ पे क्या है, दिस इज आवर सैचुरेटेड वेपर एंड व्हाट इज दिस, दिस इज वेट मिक्सचर, दिस इज वेट मिक्सचर। समझ पा रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका एक्सप्लेनेशन जल्दी मिलेगा भी नहीं। समझ पा रहे हैं, तो अगर हाई प्रेशर से करोगे, हाई प्रेशर से करोगे तो भले वो शुरू में सुपर सैचुरेटेड वेपर है, लेकिन वो बाद में कैसा बन जाएगा, वेट मिक्सचर बन जाएगा माय डियर, कैसा बन जाएगा, वेट मिक्सचर बन जाएगा। यहाँ पे क्या आंसर होगा, 200, यानी कि 200 बार से 1 बार लेके जा रहे हो, दिस इज आवर 1 बार, तो मिक्सर यानी कैसा बन जाएगा, वेट मिक्सर बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या होगा, वेट होगा माय डियर, क्लियर है। और वहीं पर लो प्रेशर से कर रहे थे तो क्या बनता था, क्या बन जाता था, सुपर हीटेड। इसका मैंने एक्सप्लेनेशन आपको दे दिया है। नाउ वन क्वेश्चन यहाँ पे इसके बीच में है, ये कह रहा है वाटर एट ए प्रेशर ऑफ 4 kg पर सेंटीमीटर, kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब कितना हो गया, 12, तो कितना प्रेशर हो गया, 4 बार, एंड कितना है, 160 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर तो क्या होगा, देखिए अगर ये प्रेशर, ठीक है, ये सब चीजें बहुत आप लोग देख चुके हैं। देखिए ये 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर से टेम्परेचर टीएस एंट्रोपी, टेम्परेचर एंट्रोपी कर से टीएस, ठीक है, ये हमारा कितना है, 1 एटमॉस्फेरिक, ये 1 एटमॉस्फेरिक है, और 1 बार है, और 4 बार इसके ऊपर, 4 बार यहाँ पे, ठीक है, दिस इज आवर 4 बार, दिस इज आवर 1 बार। 4 बार के प्रेशर पर अगर कोई चीज, कोई लिक्विड है, वाटर है, दिस इज वाटर, लिक्विड है, इसको गर्म करोगे तो क्या बनेगा, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड प्लस वेपर, लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू लिक्विड प्लस वेपर, यानी कि फ्लैश कर जाएगा किसमें, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा स्टीम में, वाटर कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, स्टीम में, क्लियर है। तो दिस गेट फ्लैश, दैट इज गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, गेट कन्वर्टेड इनटू स्टीम, क्लियर है। ओके, दिस क्वेश्चन वी हैव ऑलरेडी डन। थ्रॉटलिंग प्रोसेस क्या होता है, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में क्या कांस्टेंट रहता है, एंथैल्पी, एंथैल्पी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, H1 बराबर H2, एंथैल्पी रिमेन्स कांस्टेंट। इन थ्रॉटलिंग क्या कोई हीट ट्रांसफर होता है क्या, नहीं। कोई वर्क इज डन बाय, वर्क इज डन बाय द एक्सपेंशन, बिल्कुल नहीं, वर्क नहीं होता है। इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम चेंजेस, नहीं, इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता है। देयर इज नो हीट ट्रांसफर, वर्क इज डन बाय, नो, क्या हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस, नहीं, वर्क इज डन बाय, नहीं, इंटरनल एनर्जी ऑफ द, ओके ओके ओके, हाँ ओके, तो इफ आई से आइडियल गैस के लिए इंटरनल एनर्जी चेंज नहीं होगा, ठीक है। फॉर एन आइडियल गैस देयर विल नॉट बी एनी चेंज इन इंटरनल एनर्जी, बाकी H1 बराबर, ठीक है। फॉर आइडियल गैस देयर विल बी नो चेंज इन द इंटरनल एनर्जी, क्लियर है। नाउ फॉर रियल गैसेस देयर कैन बी एनीथिंग, देयर कैन बी एनीथिंग, ठीक है, ओके। सो अब ये आइडियल गैस रहा, अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा क्लियर नहीं है, ठीक है। अगर आइडियल गैस रहा, ठीक है, तो नो चेंज, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, आइडियल गैस रहा तो नो चेंज, रियल गैस रहा तो चेंज होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये नहीं क्लियर है, ठीक है, आइडियल गैस तो बोला नहीं है, ओके, ऑल ऑफ एबव होगा नहीं, तो नो वन ऑफ द एबव, या तो भाई देखो, या तो ये आइडियल गैस लिख देते तो ये वाला ऑप्शन सही हो जाता, मतलब आइडियल रियल गैस लिख देते तो इंटरनल एनर्जी चेंज करता, और अगर आइडियल गैस लिखते तो इंटरनल एनर्जी कांस्टेंट रहता, ठीक है। और अगर कुछ नहीं लिखते हैं तो बेटर इज नो वन ऑफ द अबव टू बी टेकन, नो वन ऑफ द अबव टू बी टेकन, ठीक है। देखो आपसे जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जैसे पूछो कि सर ये होता तो क्या होता, भाई ये नहीं होगा, वो देंगे कुछ, ठीक है। और अगर नहीं कुछ दे रहे तो आप आइडियल गैस डायरेक्टली नहीं मान सकते, क्लियर है।
आप आइडियल गैस डायरेक्टली नहीं मान सकते, तो इन दैट केस बेटर इज टू गो विद द नो वन ऑफ द अबव, फाइन। ओके, द प्रेशर एट व्हिच द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन इज जीरो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन HFG कहाँ पर जीरो होता है, कहोगे सर क्रिटिकल प्रेशर पे, क्रिटिकल प्रेशर पे कितना प्रेशर होता है 22.06 मेगा पास्कल, और ये वैल्यू कितना होता है 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ये सब मैंने करवा दिया, प्रूफ करके दिखाया कि मतलब कैसे हम लोग कन्वर्ट करते हैं भाई, केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब बार, अरे देख लो यार क्या है बताओ, देखो केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, हो गया 10⁵ से, ठीक है। अच्छा मेगा पास्कल चाहिए तो सर ये दशमलव यहाँ पे लेके आ जाओ, तो 10 इधर बच जाएगा, यानी कि 22.5 मेगा पास्कल, और यही इसका 22.06 के करीब में है, और कोई ऑप्शन करीब में नहीं, और कोई ऑप्शन करीब में नहीं। ओके, लेटेंट हीट ऑफ ड्राई स्टीम एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लेटेंट हीट कितना होता है, तो सर आपने बताया था HFG की वैल्यू 2257 किलो जूल पर केजी, ठीक है, ऑफ कोर्स नॉट केल्विन तो नहीं होगा, किलो जूल पर केजी, ठीक है। चलो अब ये बताओ किलो जूल पर केजी, तो होगी सर इसमें तो कोई ऑप्शन नहीं, अरे भाई किलो कैलोरी दिया हुआ तो 4.2 से डिवाइड करो, इसको किसमें कर दो 4.2 से डिवाइड कर दोगे, तो ये जो आंसर आएगा, ये जो आंसर आएगा ये वैल्यू आ जाएगा किलो कैलोरी पर केजी हो जाएगा, ठीक है। अब 4 से डिवाइड करोगे देखो 500 से तो ज्यादा आएगा, अब 500 से 539 तो हो नहीं सकता क्योंकि BTU पर LB में है, सब हो नहीं सकता, 500 से तो कम नहीं भाई, बात पक्का, 500 से ज्यादा केवल एक ही ऑप्शन है 539, केवल एक ही ऑप्शन है क्या 539। द लेटेंट हीट ऑफ स्टीम विद इंक्रीज ऑफ प्रेशर, लेटेंट हीट क्या होगा, जैसे ये सब मैंने बताया अभी अभी इसी सेशन में हमारा है, विद इंक्रीज इन प्रेशर द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेज, विद इंक्रीज इन प्रेशर लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन डिक्रीजेज, एंड HFG बराबर हो जाएगा 0 पर, HFG बराबर 0 हो जाएगा एट क्रिटिकल पॉइंट, एट क्रिटिकल पॉइंट इट मींस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन क्या हो जाएगा डिक्रीज करने लगेगा विद इंक्रीज इन प्रेशर एट क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है 225 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा 0, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा तो 0, यहाँ पे मैंने लिखा है ना एट क्रिटिकल पॉइंट लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितना होगा 0। अच्छा क्यों 0 होगा, क्यों 0 होगा, क्योंकि Hg बराबर हो जाता है HF, इसलिए HFG बराबर Hg माइनस HF इक्वल टू 0, क्लियर है। एट विच प्रेशर द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर एंड स्टीम बिकम्स आइडेंटिकल, भाई इधर से देखो वाटर जाता है और इधर से मैं रेड कलर में स्टीम बना देता हूँ, इधर से स्टीम आ जाता है और ये दोनों यहाँ पर भाई भाई बन जाते हैं, हिंदी चीनी भाई भाई, है ना। अब इन दोनों की प्रॉपर्टी यहाँ पे एक है, लेकिन हालांकि ऐसा है नहीं, क्लियर है। तो कहाँ पर होता है भैया क्रिटिकल पॉइंट, क्रिटिकल पॉइंट का प्रेशर कितना होता है 225.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इस प्रेशर पर दोनों चीजें हमारा क्या हो जाता है आइडेंटिकल हो जाता है, क्रिटिकल पॉइंट पर आइडेंटिकल हो जाता है। ओके, अब एक क्वेश्चन बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है यार, देखो मतलब क्या ही बताएं इसमें, यार एक एक्सपेरिमेंट है जिसमें ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू निकालना है, मास ऑफ द वाटर सेपरेटेड, कितना मास वाटर का सेपरेट हुआ, होगा सर मास ऑफ वाटर सेपरेटेड 1.2 केजी इन 50 मिनट्स में, एंड मास ऑफ द स्टीम पास्ड आउट इन द सेम टाइम इज 4. मास ऑफ द स्टीम यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर कितना है 4.8। तो बता दो भैया ड्राइनेस फ्रैक्शन, अरे यार ड्राइनेस फ्रैक्शन का मतलब क्या था मास ऑफ वाटर वेपर बटे टोटल मास, यानी कि मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर, और टोटल मास कितना हो जाएगा, हाउ मच इज द एम टोटल, हो गया सर दोनों को जोड़ दो 4.8 1.2 यानी कि 6 हो जाएगा, 4 5 1 6, ठीक है। मास ऑफ वेपर कितना हो गया 4.8 बाई 6, ये कितना हो जाएगा 0.8, 0.8 का परसेंटेज मतलब कितना हो गया 80%, कितना हो गया मुन्ना 80%, क्लियर है। एकदम बच्चों वाला खेल, एकदम बच्चों वाला खेल। अच्छा, while steam expands in turbine theoretically the entropy, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस मैंने बताया था ना, ठीक है, आइसेंट्रोपिक प्रोसेस, ये TS डायग्राम है, तो दिस इज आवर 1 दिस इज आवर 2, ठीक है। तो टरबाइन में S1 बराबर क्या होता है S2, S1 बराबर S2 मतलब क्या हो जाता है
एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट, एंट्रोपी रिमेन्स कांस्टेंट। क्लियर है? अच्छा, थ्रॉटलिंग में क्या होता है? थ्रॉटलिंग में एंथैल्पी, थ्रॉटलिंग में क्या होता है? एंथैल्पी रिमेन्स। अगर थ्रॉटलिंग में पूछा था तो प्रेशर क्या रहता है, सॉरी एंथैल्पी क्या रहता है? कांस्टेंट। ठीक है, अच्छा क्लियर। ओके, हीटिंग वेट स्टीम एट कांस्टेंट टेम्परेचर इज हीटिंग इट एट, अरे भाई कोई वेट स्टीम है, वेट स्टीम, लेट मी ड्रा, क्या ऊपर दे, लेट मी ड्रा इट हियर, वेट स्टीम को आप हीट कर रहे है ना इस पे कांस्टेंट टेम्परेचर, तो किसके कैसा होगा ये? तो कहोगे और क्या कांस्टेंट हो सकता है? ठीक है, ये हीट कर रहे हो ना, ये लाइन कैसा है? ये लाइन कांस्टेंट प्रेशर एंड कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, इट इज अ हॉरिजॉन्टल लाइन, तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन का, इस पे हमारा फेज चेंज होता है, जो फेज चेंज होता है, ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर लाइन है। अब इन्होंने कहा भैया टेम्परेचर क्या है? कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, तो भैया टेम्परेचर कांस्टेंट है तो प्रेशर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट है, प्रेशर भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। एडियाबैटिक का मतलब क्या है? एडियाबैटिक वर्ड जो लिया गया है, ये लिया गया है एडियाबेटास, ये कहां से लिया गया है? एडियाबेटास से, जिसका मीनिंग क्या होता है? एडियाबेटास, एडियाबेटास, इसका मतलब क्या है? नॉट टू ट्रांसफर, नॉट टू ट्रांसफर, किसका नॉट ट्रांसफर? हीट का, हीट का नो ट्रांसफर, यानी कि नो ट्रांसफर ऑफ हीट, नो ट्रांसफर ऑफ हीट। क्या ये आइसेंट्रोपिक होगा? नहीं। अगर रिवर्सिबल और एडियाबैटिक हुआ, एडियाबैटिक हुआ या इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल भी हुआ एंड नॉन एडियाबैटिक भी हुआ, अगर इरिवर्सिबल एंड नॉन एडियाबैटिक हुआ, इन दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में क्या होगा? चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो सकता है, चेंज इन एंट्रोपी जीरो हो सकता है, लेकिन एडियाबैटिक प्रोसेस में केवल हीट ट्रांसफर जीरो होगा, केवल हीट ट्रांसफर जीरो होगा। अरे भाई कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट एंथैल्पी तो होता ही होगा, ठीक है, रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है, एंड हीट ट्रांसफर, द बेस्ट ऑप्शन इज there is no heat transfer, non-heat transfer process. The state of vapor under saturated condition, saturated under saturation condition, जब ये saturation condition है, then which can be used to describe, या ड्राइनेस फ्रैक्शन की वैल्यू जरूरत होगी? आप कहोगे सर नहीं, क्यों नहीं? क्योंकि सैचुरेशन कंडीशन पे अब x इज इक्वल टू जीरो होगा सैचुरेटेड लिक्विड का, x सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। तो क्या ऐसा आपको मिल जाए, ऐसा क्या मिल जाए कि आप क्लियरली ये बता सको, ठीक है, यू क्लियरली टेल इट दैट एट सैचुरेशन कंडीशन व्हाट शुड बी द पैरामीटर, क्या क्लियरली बता सको, ठीक है। अब एक चीज ध्यान रखना है कि सैचुरेशन कंडीशन केवल देता है, अब ये सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन दे रहा है कि सैचुरेटेड वेपर कंडीशन दे रहा है? अगर ये नहीं दे रहा है, ठीक है, वैसे देखो जब अगर सैचुरेटेड कंडीशन है, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन है तो x बराबर जीरो हो जाएगा, सैचुरेटेड वेपर है तो x बराबर 1 हो जाएगा। तो आपको या तो प्रेशर दे दो या तो टेम्परेचर दे दो, कोई एक दे दो, काम बन जाएगा, या तो सैचुरेशन टेम्परेचर दे दो या तो प्रेशर दे दो, क्लियर है, या तो सैचुरेशन टेम्परेचर दे दो या तो प्रेशर, दो ही चीज दे दो, काम बन जाए, क्लियर है ना। हियर वी आर नॉट क्लियर वेदर ए सैचुरेशन कंडीशन क्या है, x बराबर 0 है, x बराबर 1, तो x बराबर 0 x बराबर 1 अगर नहीं क्लियर है तो ड्राइनेस फ्रैक्शन की जरूरत पड़ेगी, ध्यान रखना। सैचुरेशन कंडीशन दे रहा है तो x बराबर 0 भी हो सकता है, x बराबर 1 भी हो सकता है, तो आपको x की वैल्यू पता होनी चाहिए, तब तो आप बता पाओ। हाँ, सैचुरेटेड लिक्विड कंडीशन बोलता है तो x बराबर 0 डिफाइंड हो गया, तो केवल और केवल प्रेशर होगा, प्रेशर किसके लिए होगा या टेम्परेचर किसके होगा? सैचुरेटेड लिक्विड, ठीक है, सैचुरेटेड लिक्विड या सैचुरेटेड वेपर या सैचुरेटेड वेपर, ठीक है। अच्छा, प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन की बात करें तो, ठीक है, तो क्या आंसर हो जाना चाहिए? प्रेशर एंड ड्राइनेस फ्रैक्शन, ठीक है। अब ये देखो क्लियर कट डेफिनेशन नहीं दिया हुआ इन्होंने कि सैचुरेटेड कंडीशन कौन सा है,
सैचुरेटेड लिक्विड है कि सैचुरेटेड वेपर है, इस नाते मैं एक्स की वैल्यू पूछना चाह रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं पूछता, नहीं तो मैं बिल्कुल भी नहीं पूछता। क्लियर है? अच्छा, पिक अप द रॉन्ग आंसर अबाउट द क्रिटिकल कंडीशन। भाई क्रिटिकल कंडीशन पे क्या होगा, लेटेंट हीट जीरो होगा, कहा कि बिल्कुल सर ये बात तो सही है, लेकिन कह रहा है रॉन्ग आंसर बताओ कि गलत स्टेटमेंट कौन सा है, तो ये तो स्टेटमेंट सही है ना, तो इस नाते ये ऑप्शन नहीं हो सकता। लिक्विड डायरेक्टली बिकम्स स्टीम, लिक्विड डायरेक्टली बिकम्स स्टीम, बिल्कुल ये भी बात सही है, लेकिन गलत पूछ रहा है तो ये गलत है। स्पेसिफिक वॉल्यूम ऑफ स्टीम एंड लिक्विड इज सेम, वीजी बराबर वीएफ, बिल्कुल स्पेसिफिक वॉल्यूम स्टीम और लिक्विड का दोनों का सेम है, बात सही है, लेकिन ये पूछ रहा है गलत बताओ, तो यानी कि ये ऑप्शन सही नहीं होगा। दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर लिमिट, ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ लिक्विड एंड स्टीम, देखो दिस इज द मैक्सिमम, okay, this is the all the properties of liquid and steams, all the properties of liquid and steams all are same, ठीक है, all the properties of liquid and, ठीक है, steams all are same, ये भी बात सही है, लेकिन ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि इसने रॉन्ग स्टेटमेंट पूछा। तो अब ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन बचता है, ऑप्शन क्या बचता है, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर, दिस इज द मैक्सिमम प्रेशर लिमिट। ऐसा नहीं, कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्रिटिकल प्रेशर के भी ऊपर जाते हैं, लाइक सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स या हैवी प्रेशर, वेरी हाई प्रेशर बॉयलर्स, दे आर सुपर क्रिटिकल बॉयलर्स, दे आर केप्ट अबव द क्रिटिकल टेम्परेचर, इजंट इट? तो ऐसा नहीं कि ये हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर है, ये बात नहीं, क्रिटिकल कंडीशन जो है मैक्सिमम टेम्परेचर नहीं है, ये बात बिल्कुल सही। क्लियर है? तो दिस इज रियली वेरी गुड क्वेश्चन, है ना, दिस वन वाज वेरी गुड क्वेश्चन। फाइन, नाउ वाटर बॉइल्स व्हेन इट्स वेपर प्रेशर, वाटर तभी बॉइल करता है जब इसका वेपर प्रेशर जो सराउंडिंग का प्रेशर है ना उसके बराबर हो जाता है। जब किसके बराबर हो जाता है, सराउंडिंग के प्रेशर के, सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाता है, एटमॉस्फेरिक नहीं, जहां पर वो रखा गया है उसका वेपर प्रेशर अगर उसके सराउंडिंग के प्रेशर के बराबर हो जाता है तो वाटर वेपर, वाटर हमारा क्या हो जाएगा, बॉइल कर जाता है, माय डियर, वाटर हमारा क्या कर जाएगा, बॉइल कर जाएगा। अच्छा, x इज द वेट ऑफ ड्राई स्टीम, कहोगे x क्या है सर, ड्राई स्टीम का, यानी कि मास ऑफ वाटर वेपर है, और y क्या है, वेट ऑफ वाटर, यानी कि मास ऑफ लिक्विड है। तो सर जी ड्राइनेस फ्रैक्शन बताओ, कहोगे सर ड्राइनेस फ्रैक्शन क्या आपने बताया था, मास ऑफ वेपर बटे मास ऑफ लिक्विड प्लस मास ऑफ वेपर। अब मास ऑफ वेपर को क्या बोल रहे हैं, x, मास ऑफ वेपर को क्या बोल रहे हैं, x, और नीचे मास ऑफ लिक्विड को क्या बोल रहे हैं, y, x अपान y प्लस x, तो x अपान y प्लस x, here x अपान y प्लस x। क्लियर है? मैकेनिकल इक्विवेलेंट ऑफ हीट, अगर 1 किलो कैलोरी या 1 जूल के लिए, मतलब 1 किलो कैलोरी या जूल के लिए इक्विवेलेंट कितने के बराबर होता है, तो नियरली 427 किलोग्राम मीटर। कन्वर्ट करो इसको जूल में, वी विल गेट द सेम वैल्यू, तो इट इज नियरली 427 किलोग्राम मीटर। ठीक है, नीड टू मेमोराइज फ्यू टर्म्स, यू नीड टू मेमोराइज। Equivalent evaporation of water is the evaporation of the feed water supply at 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ओके, तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन की बात करें, ठीक है, तो इक्विवेलेंट इवेपोरेशन ऑफ कोर्स वी आर एट 100 डिग्री सेल्सियस से ऑलरेडी कहा है, ठीक है, ये है कितना, तो दिस इज आवर 100 डिग्री सेल्सियस, ओके, तो कितना कन्वर्ट होता है 100 डिग्री सेल्सियस में स्टीम, ठीक है, तो हियर इट इज 100 डिग्री सेल्सियस एंड दिस आई थिंक 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, है ना, 1 बार 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, तो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर 100 डिग्री सेल्सियस, इस पे कितना हमारा वाटर कन्वर्ट हो जा रहा है, कितना फीड वाटर जो दिया गया उससे कितना पोर्शन कन्वर्ट हो रहा है, दैट विल बी इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, इट विल बी इन केजी पर आवर्स, केजी पर आवर्स। अच्छा, द इवेपोरेशन ऑफ 15.33 केजी ऑफ वाटर पर आवर्स, यानी कि कितने हैं, केजी पर आवर्स में है, एट 100 डिग्री सेल्सियस, एट 100 डिग्री सेल्सियस, इवेपोरेटिव कैपेसिटी या इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, दिस इज आवर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन, दिस इज आवर इक्विवेलेंट इवेपोरेशन। अच्छा, H क्या है, टोटल हीट, H क्या है, टोटल हीट, यानी कि सेंसिबल हीट प्लस लेटेंट हीट, ठीक है, ऑफ कोर्स किलो कैलोरी पर केजी में, और H क्या है, स्मॉल h क्या है, स्मॉल h है सेंसिबल हीट, ठीक है, तो व्हाट इज लेटेंट हीट,
लेटेंट हीट बराबर कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। तो पूछ क्या रहा है, इवेपोरेशन क्या है, द फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन क्या है, यानी कि लेटेंट हीट फैक्टर क्या है, लेटेंट हीट फैक्टर क्या है। तो ये बोलोगे सर ये लेटेंट हीट बटे टोटल हीट, लेटेंट हीट बटे टोटल हीट, लेटेंट हीट कितना है कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे टोटल हीट कितना है, दिस इज फैक्टर ऑफ इवेपोरेशन, दिस इज फैक्टर, दिस इज हाउ मच एच एफ जी, एच की वैल्यू कितना है एच एफ जी, ठीक है। और ये कितना होता है 2256 या 2257 में देता, लेकिन किलो कैलोरी में चाहिए ना तो 4.2 से डिवाइड करोगे, और ये 4.2 से डिवाइड करोगे तो नियरली ये 500 2257 है ना, तो 500 से ऊपर थोड़ा सा आएगा, तो 500 नीचे देखो 427 है, 75 है, 102, 730, तो मान ली 530, ठीक है। तो ये आप कह सकते हो कि कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बाई 539, कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच बटे 539, यस। तो दिस वन विल बी द ऑप्शन ए, दिस वन विल बी ऑप्शन ए। द इंक्रीज इन प्रेशर, अगर आप प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर आपका क्या हो जाएगा इंक्रीज कर जाएगा, रेजेस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ टेम्परेचर। अगर टेम्परेचर इंक्रीज प्रेशर इंक्रीज करोगे तो बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा क्या कर देगा रेज कर देगा, बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर हमारा क्या कर देगा बढ़ा देगा। क्लियर है, सारा पैरामीटर आपको पता है, लेटेंट हीट वगैरह का क्या होगा, स्पेसिफिक वॉल्यूम वगैरह का क्या होगा, क्लियर है। अच्छा पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस क्या है, हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस अक्रॉस इन पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस हमारा क्या होगा हीट ट्रांसफर मिलता है, क्यों, पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस में क्यूपी बराबर गामा माइनस एन अपॉन गामा माइनस 1 इंटू डब्ल्यू, ठीक है। तो ये देखो क्यूपी की वैल्यू दिस इज नॉन जीरो, क्यों, वर्क भी नहीं जीरो होता है और हीट ट्रांसफर भी जीरो नहीं होता, तो हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस यस, वर्क होता है क्या, हाँ। और जब दो चीज करेक्ट है तो इसका मतलब क्या होगा, जब दो चीज करेक्ट है इसका मतलब होगा ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट, ऑल ऑफ एबव आर करेक्ट। हाइग्रोमेट्री, हाइग्रोमेट्री क्या होता है, हाइग्रोमेट्री किसके साथ डील करता है, टू मेजर द वाटर वेपर्स, है ना, इजंट इट, टू मेजर द वाटर वेपर, हाउ मच द वाटर वेपर वी है, ठीक है। हाइग्रोमीटर क्या करता है कितना वाटर वेपर है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करेगा, एयर में कितना। ऑरसेट मीटर किसके लिए, वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, जो फ्लू गैसेस होते हैं फ्लू गैसेस की वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस मतलब मास, मास पे अगर एनालिसिस कर रहे हैं तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कराता है, ग्रेविमेट्रिक का मतलब क्या हो गया मास पर एनालिसिस कर रहे हो तो ये ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस कराता है, वॉल्यूम पर कर रहे हो तो ये हमारा वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस कराएगा, और ये हमारा किसके यूज किया जाता है ऑरसेट मीटर का यूज करके हम लोग वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करते हैं, फ्लू गैसेस का, फ्लू गैसेस का वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस किया जाता है, ठीक है। ओके अल्कलाइन, अल्कलाइन पायरोगैलेट ये यूज किया जाता है ऑरसेट ऑपरेटर में, किसको एब्जॉर्ब करने के लिए, तो ऑक्साइड, है ना, ऑक्साइड, ऑक्साइड को एब्जॉर्ब करने के लिए O2 को एब्जॉर्ब करने के लिए हम लोग अल्कलाइन पायरोगैलेट, है ना, ये यूज किया जाता है ऑरसेट ऑपरेटर में टू एब्जॉर्ब O2, टू एब्जॉर्ब O2। अच्छा आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का क्या मतलब है, आइडियल रीजनरेटिव साइकिल का पहली बात तो 3-4 क्वेश्चन पूछ सकता है, पहली बात तो फार्मूला ही पूछे, तो 1 माइनस T1 बटे T3, या इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस TL बटे TH, है ना, इंटू RP टू दी पावर गामा माइनस 1 अपॉन, क्लियर है, पक्का है ना। अच्छा अब व्हाट इज कार्नोट एफिशिएंसी, कार्नोट की एफिशिएंसी बोले दिस इज 1 माइनस TL अपॉन TH, ठीक है। अगर ये रेशियो बढ़ेगा तो एफिशिएंसी क्या होगी घटेगी, यानी कि आइडियल देखो भाई ये वैल्यू ना, ये वैल्यू दिस इज मोर देन 1, दिस इज मच मच मोर देन 1, क्योंकि RP पे पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा है, यानी वैल्यू इससे ज्यादा है, इसका मतलब जो आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की होगी इसकी एफिशिएंसी कार्नोट की एफिशिएंसी तो कम होगा। अब इन्होंने बोला आइडियल रीजनरेटिव साइकिल की जो एफिशिएंसी है इट इज लेस देन कार्नोट, क्यों समझ पा रहे हो, क्योंकि प्रेशर रेशियो की वैल्यू, प्रेशर रेशियो पावर गामा इसकी वैल्यू 1 से ज्यादा ही आएगी, इस नाते 1 माइनस TL अपॉन TH की वैल्यू 1 माइनस TL अपॉन TH RP टू द पावर गामा माइनस 1 अपॉन गामा इससे कम आएगी, ये वाली वैल्यू ज्यादा आएगा, दिस वैल्यू 1 माइनस TL अपॉन TH की वैल्यू ज्यादा आएगा, और ये वाली वैल्यू दिस वाली वैल्यू ये हमारा वैल्यू क्या होगा इससे, इससे क्या होगा कम। अच्छा
एफिशिएंसी ऑफ रैंकाइन साइकिल, कोई एक रैंकाइन साइकिल है, इसको कैसे इंक्रीज करें। कोई देखो साइकिल है ना, तो उसका कैसे कर सकते हो, टीएच को बढ़ा दो, टीएल को घटा दो। तो टीएच को बढ़ाने का मतलब क्या है कि कंडेंसर का प्रेशर बढ़ा दो, टीएल को घटाने का मतलब क्या है कि इवेपोरेटर का यानी कि एग्जॉस्ट का प्रेशर हमारा क्या कर दो, घटा दो। तो डिक्रीजिंग एग्जॉस्ट प्रेशर, पहली बात क्या लिखा हुआ है, डिक्रीजिंग एग्जॉस्ट प्रेशर, ठीक है। अच्छा, कॉकरेंट बॉयलर की बात करें तो कॉकरेंट बॉयलर जो होता है इट इज मल्टी ट्यूबुलर। कॉकरेंट बॉयलर की अगर बात करें तो दिस इज ए मल्टी ट्यूबुलर बॉयलर, ठीक है, मल्टी ट्यूबुलर एंड इट इज ए वर्टिकल बॉयलर, इट इज ए वर्टिकल बॉयलर। तो पहले दो में तो हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल है, तो ये फोर्स्ड छोड़ दो वर्टिकल मिल गए, मल्टी ट्यूबुलर होता है, ठीक है। एंड फायर ट्यूब होता है कि वाटर ट्यूब, इट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर, इट इज अ फायर ट्यूब बॉयलर। तो देन इट इज अ fire tube boiler. Then what is the correct statement? The correct statement is D. The correct statement is D. It's a vertical boiler, fire tube, multi tube. अब फायर ट्यूब है तो लो प्रेशर होगा, फायर ट्यूब है तो क्या होगा, लो प्रेशर होगा, लो प्रेशर होगा, ठीक है, ओके। एंड लैंडशायर की बात करें तो लैंडशायर जो होता है ये हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है। लैंडशायर हमारा क्या होता है, हॉरिजॉन्टल बॉयलर होता है, इसमें दो फायर ट्यूब होते हैं, इसमें क्या होते हैं, टू फायर ट्यूब होते हैं। तो दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टाइप ऑफ बॉयलर, ठीक है, दिस इज अ हॉरिजॉन्टल टाइप बॉयलर, फाइन। एंड दिस इज अ हॉरिजॉन्टल ट्यूब, ओके, फाइन। ओके, तो लैंडशायर बॉयलर है, पहली बात तो ओके हॉरिजॉन्टल है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल है, दो ट्यूब्स होते हैं, दो ट्यूब में क्या किया जाता है, फायरिंग किया जाता है। दो ट्यूब है, ऑब्वियस सी बात है कि वी आर नॉट हैविंग, अगर वाटर ट्यूब होता तो मल्टीपल ट्यूब होते, यहाँ पर दो ट्यूब हैं। जब दो ट्यूब है ना, तो दो ट्यूब होने के कारण ये फायर ट्यूब ही रहेगा, ठीक है। तो देखो स्टेशनरी तो होगा ही, बड़ा बॉयलर है तो इट विल बी स्टेशनरी, तो स्टेशनरी होगा इन दोनों में से कोई, और ट्यूब जो होगा वाटर ट्यूब नहीं होगा, फायर ट्यूब होगा, स्टेशनरी फायर ट्यूब वाला, यानी कि ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एफिशिएंसी ऑफ थर्मल साइकिल, भाई रीजनरेशन तो 100%, 100% ये क्या करेगा, एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा, एफिशिएंसी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, कौन, रीजनरेशन, ठीक है। रीहीटिंग क्या कर सकता है, मे और मे नॉट बी, ये इंक्रीज भी कर सकता है और डिक्रीज भी कर सकता है, ठीक है। अब बात यह कि इंक्रीज किया जा सकता है तो रीजनरेशन और रीहीटिंग दोनों के द्वारा किया जा सकता है, ऐसा नहीं है। कुछ हमें स्पेशली रीहीटिंग में ना वी नीड टू हैव सम स्पेशल अरेंजमेंट, लाइक कितना प्रेशर रेशो आप मेंटेन करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होना चाहिए, बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड, क्लियर। अच्छा, कभी सोचो ए एंड बी नहीं देता, रीजनरेशन देता और रीहीटिंग देता, तो ऑप्शन क्या होता है, रीजनरेशन। रीजनरेशन 100% एफिशिएंसी इंक्रीज करेगा, रीहीटिंग इंक्रीज कर भी सकता है, नहीं भी इंक्रीज कर सकता, क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो एफिशिएंसी ऑफ थर्मल साइकिल कैन बी इंक्रीज बाय बोथ रीजनरेशन एंड रीहीटिंग, बोथ। अच्छा, 1 किलोवाट आर एनर्जी, 1 किलोवाट, ठीक है, 3600, ठीक है, 1 किलोवाट आर ऑफ एनर्जी, 1 किलोवाट आवर ऑफ एनर्जी कितना हो जाएगा, 3600 किलो जूल, 3600 किलो जूल, समझ पा रहे हो ना। अरे भाई देखो 1 किलोवाट, किलोवाट का मतलब क्या हो गया, देखो यहाँ पे 1 किलोवाट, 1 × 10⁻³ वाट हो गया, यानी जूल पर सेकंड हो गया, और आर का मतलब कितना हो गया, 3600 सेकंड हो गया, तो सेकंड सेकंड कट गया, ये बचा कितना, 3600 × 10⁻³ जूल, ठीक है। और ये क्या हो गया, किलो जूल, किलो बन गया, तो 3600 किलो जूल, 3600 किलो जूल, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, क्लियर है ना। सम प्रोड्यूसर गैसेस है ना, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गैसेस हैव द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो इट डिपेंड्स अपॉन,
ठीक है, हाउ दैट हाइड्रोजन वैल्यूज, हाउ कार्बन वैल्यूज, कितने कार्बन है कितने हाइड्रोजन है, तो क्यूमुलेटिवली दे विल फाइंड आउट कि एक हमारे पास फ्यूल है तो उसका कितना कैलोरीफिक वैल्यू हमारा होगा। ठीक है, किसी फ्यूल का कैलोरीफिक वैल्यू कितना होगा, दैट डिपेंड्स अपॉन, ठीक है, कि किस तरह का आपका स्ट्रक्चर है, कितने कार्बन कंटेंट है, कितने हाइड्रोजन कंटेंट है, तो ऑल दोज आर रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, नाउ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू, तो ऑप्शंस तो बहुत सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे देख पा रहे हो, दैट इज व्हाई वी आर यूजिंग पूल गैसेस, पूल वी आर यूजिंग पूल, सॉरी। ठीक है, तो इन सब में पूल गैसेस वी आर, दिस इज द हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट of basic thermodynamics. In the next session we will be dealing with the second part. ठीक है, थोड़ा सा सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, in the coming lectures we will get some good level quality question. ठीक है, okay, thank you so much for your coordination and best wishes from my side, do hard work.